अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अभी प्रसंग विवाह संबंधी प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में कल का जो विचार था उससे मुहूर्त के बारे में विचार कर रहे थे और आज हम मेलापक संबंधी विचार करेंगे। मेलापक में दो प्रकार के विषय वस्तु होते हैं। एक राशि के अनुसार, जन्म नक्षत्र के चरण के अनुसार, दूसरा मंगल के अनुसार, मंगलामंगल विचार। आज हम जन्म नक्षत्र और राशि के अनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला होती है। उसी के माध्यम से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितर आदि जो तीन ऋण होते हैं, तीनों ऋणों से उद्धार और परम कल्याण होता है। इसके लिए उत्तम लक्षणों से युक्त, सुंदर, सुशील, मधुर भाषिणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी कन्या होनी चाहिए तथा सुसंस्कृत, सुंदर संस्कार से युक्त लड़के के साथ विवाह संबंध शुभ होता है। इसमें जब सब के बाद भी मुहूर्त और मेलापक की सर्वप्रधानता है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न बसेन तस्या। यह मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण का प्रथम श्लोक है। भार्या त्रिवर्ग करणम, तीन प्रकार के वर्ग को देने वाली होती है। चार वर्ग होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें तीन पत्नी से जुड़ा हुआ है। यदि पत्नी का संयोग सही है गृहस्थाश्रम में तो धर्म, अर्थ, काम तीन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जब तीन सहज प्राप्त हो जाते हैं, चौथा मोक्ष जो है वह अपने आप प्राप्त हो जाता है। अतः सुसंस्कृत पति पत्नी का दाम्पत्य योग कैसे यह जीवन दर्शन सुखमय व्यतीत हो, इसके लिए मेलापक अति आवश्यक होता है। मेलापक में जन्म नक्षत्र के अनुसार मेलापक की प्रक्रिया बताई गई है। यदि एक का जन्म मालूम हो और दूसरे का न मालूम हो तो बोलता नाम से ही दोनों का करना चाहिए, क्योंकि इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे भीड़ भरे रास्ते में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति का नाम लेकर उच्चारण किया जाए तो कितने बड़ा भीड़ हो, वही व्यक्ति को वह आवाज़ सुनाई देता है और उधर वह देख लेता है। इसलिए इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि दोनों की कुंडली हो तो दोनों के जन्म की राशि से विचार करना चाहिए। यदि दोनों का नहीं हो तो एक का जन्म और एक का बोलते नाम से विचार नहीं करना चाहिए, दोनों को फिर बोलते नाम से ही विचार करना चाहिए। तो इसमें मेलापक के लिए
अष्टकुत तत्वों का विचार किया गया है। जो जन्म नक्षत्र के अनुसार पहली वरीयता में इसका विचार करना चाहिए। नहीं प्राप्त होने पर दूसरी वरीयता बोलता जो नाम है उसके चरण के अनुसार विचार करना चाहिए। इसमें 8 कूट होते हैं। वर्णो वस्यो तथा तारा जो नीच ग्रह मैत्रकम गणकूटम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। पहला वर्ण, दूसरा वस्य, तीसरा तारा, चौथा जोनी, पांचवा ग्रह मैत्री, छठवां गण मैत्री, सातवां भकूट और 8वां नाड़ी। ये 8 वस्तुओं को मिलाकर गुण का विवेचन करते हैं। क्रमशः एक वृद्धि से इसमें गुण होते हैं। एक वृद्धि तो ज्ञेया वर्णादीनां गुणः क्रमात् विवाह शुभदस्तेषां गुणैस्त्वष्टादश साधिके। 36 गुण प्राप्त होता है। इसे वर्ण से 1 गुण मिलता है, वस्य से 2 गुण, तारा से 3 गुण, जोनी से 4 गुण प्राप्त होता है, ग्रह मैत्री से 5 गुण प्राप्त होता है, गण मैत्री से 6 गुण प्राप्त होता है, भकूट से राशि से 7 गुण प्राप्त होता है तथा नाड़ी से 8 गुण प्राप्त होता है। ये सभी का योग करने पर 36 गुण होता है। 36 में अष्टादशाधिके 18 से अधिक हो तो मेलापक ठीक माना जाता है। वैसे तो गुण 16 से भी निंदम, 16 गुण तक निंदित बताया गया है। 16 के ऊपर ठीक बताया गया है कि इसमें विवाह किया जा सकता है। वर्ण राशि के अनुसार 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। कर्क, सिंह और मीन राशि का ब्राह्मण वर्ण होता है। मेष, सिंह और धनु राशि का क्षत्रिय वर्ण होता है। वृष, कन्या और मकर राशि का वैश्य वर्ण होता है तथा मिथुन, तुला और कुंभ राशि का शूद्र वर्ण होता है। ये 4 वर्ण होते हैं। इसमें यदि वर की राशि का वर्ण कन्या की राशि के वर्ण से उत्तम हो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण वर्ण वर हो और क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण कन्या का हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें 1 गुण प्राप्त होता है। यदि कन्या का वर्ण श्रेष्ठ होता है, जैसे क्षत्रिय वर्ण कन्या हो गई और वैश्य शूद्र वर्ण वर हो गया, इसमें 0 गुण प्राप्त होता है। तो यह विचार पहला विचार होता है वर्ण का। दूसरा विचार वस्य का होता है। इसमें सिंह राशि को छोड़कर सभी राशि मनुष्य राशि के वश में होती है। जलचर राशियां द्विपद राशियों के भक्ष्य होती हैं। सभी जलचर राशियां द्विपद राशियों का भक्ष्य होती हैं। वृश्चिक राशि को छोड़ करके सभी राशियां सिंह राशि के वश में होती हैं। यदि समान वस्य हो, लड़का और लड़की दोनों का सिंह हो, मनुष्य हो, जलचर हो, वृश्चिक हो, कीट राशि हो, तो 2 गुण प्राप्त होता है। दोनों की यदि आपस में शत्रुता होने पर एक वस्य दूसरा भक्ष्य हो
तो आधा गुण प्राप्त होता है, एक शत्रु हो, एक भक्ष्य हो तो शून्य गुण प्राप्त होता है। इस तरह से वश्य का विचार करते हैं। तीसरा नंबर तारा का आता है। तारा का विचार कन्या के जन्म नक्षत्र की राशि से वर की राशि तक गणना करते हैं। कन्या की राशि से वर की राशि तक गणना करते हैं। यदि वह राशि, वह नक्षत्र, कन्या का नक्षत्र जो है उसे वर का नक्षत्र गणना करते हैं। नक्षत्र संख्या यदि 9 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें 9 का भाग दे करके संख्या को ग्रहण करते हैं। पुनः वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक का गणना करते हैं। यदि वह भी 9 से ज़्यादा होता है तो दोनों का वह अंक ग्रहण करते हैं। दोनों अंकों का मेलापक पंचांग में जो सारणी दिया हुआ है, तारा की सारणी, उसमें ऊपर से वर का तारा संख्या, नीचे से कन्या की तारा संख्या को देखते हैं। उसमें जितना गुण प्राप्त होता है वह तारा का गुण होता है। नक्षत्र 27 होते हैं लेकिन ताराएं 9 ही होती हैं, इसीलिए इसमें 9 का भाग दे लेते हैं। यदि शून्य आता है तो 9 अंक ही ग्रहण करते हैं। यह ध्यान देने की बात है। जन्माख्य संपद विपद क्षेम प्रत्यरि साधका बध मैत्राति मैत्रास्यु तारा नाम सदृक फला। यह तारा होती है, इस तारा का विचार करते हैं। चौथा नंबर जोनि का आता है। नक्षत्रों के अनुसार लड़का और लड़की दोनों का जोनि भी ज्ञात हो जाता है। वर और कन्या दोनों की जोनि यदि आपस में बैर है, शत्रुता है, तो उसे त्याज देना चाहिए। जैसे गौ और व्याघ्र, इसमें शून्य गुण प्राप्त होगा। सिंह और गज, इसमें शून्य गुण प्राप्त होगा। सर्प और नेवला, नकुल, इसमें भी शून्य गुण प्राप्त होगा। अश्व और महिष, इसमें भी शून्य गुण प्राप्त होगा। श्वान और मृग, इसमें भी शून्य गुण प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो इसमें शून्य गुण मिलेगा। यदि इसके इतर है तो इसमें गुण प्राप्त होगा। यह भी विचार पंचांग में दिए हुए तालिका से कर लेना चाहिए। 5वां नंबर ग्रह मैत्री का आता है। राशि का जो स्वामी हो उस स्वामी के अनुसार ग्रह मैत्री का विचार करते हैं। ग्रह मैत्री बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। किस ग्रह के कौन से मित्र होते हैं, कौन शत्रु होते हैं और कौन सम होते हैं। तो इसका विचार भी पंचांग में दिए हुए सारणी से ग्रह मैत्री का विचार कर लेते हैं। यदि दोनों में की राशि एक हो तो अधिमित्र हो जाते हैं। दोनों की राशि में दोनों के एक दूसरे के मित्र हों तो अधिमित्र हो जाते हैं। इससे 5 गुण प्राप्त होता है। एक सम दूसरा मित्र हो तो उसे 4 गुण प्राप्त होता है। एक दूसरे के दोनों में सम हो तो 3 गुण प्राप्त होता है। एक मित्र हो दूसरा शत्रु हो तो 1 गुण प्राप्त होता है। दोनों आपस में शत्रु हों तो गुण का अभाव होता है, 0 गुण हो जाता है। इसमें लापक में ग्रह मैत्री का बहुत अहम भूमिका होता है। यदि गण दूषित है
जोनि दूषित है, बाण दूषित है और भकुट दूषित है। ये चारों दूषित होने पर भी यदि ग्रह मैत्री ठीक है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, इसमें दोष नहीं लगता है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए। यदि ग्रह मैत्री भी शुभ नहीं है तो जन्मांग चक्र के पास में नवमांस कुंडली होती है। नवमांस में भी यह विचार किया जाता है कि दोनों के चंद्र राशि किस राशि पर बैठा हुआ है, चंद्रमा किस राशि पर बैठा है नवमांस कुंडली में, उसका राशि के स्वामी यदि मित्र है तब भी वह दोनों की मित्रता शुभ होती है। गण दोषो जोनि दोषो बण दोषा षष्ठकम चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशि मैत्री यदा भवेत्। राशि में मित्रता है तो चारों दोष समाप्त हो जाते हैं। राशि के स्वामी यदि राशि के स्वामी में मित्रता नहीं है, राशि के नवमांश के स्वामी में मित्रता है तो भी वह ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें विवाह करने में कोई दोष नहीं है। राशिनाथे विरुद्धेपि सबल नवांसकादिपौ तन्मैत्रेपि च कर्तव्य दंपत्यो शुभमीक्षता। नवमांस के स्वामी यदि मित्र हैं तो उसमें विवाह करने में कोई दोष नहीं है। छठवां नंबर गण का विचार होता है। 3 प्रकार के गण होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। स्वगणे परमा प्रीति, ये दोनों का एक ही गण है, देवगण, राक्षस गण या मनुष्य गण। तो उससे पूर्ण 6 गुण प्राप्त होता है। उत्तम विवाह होता है जो दोनों का एक ही गण हो, देव मनुष्य हो तब भी शुभ होता है, और राक्षस और दूसरा मनुष्य हो तो यह अशुभ होता है। देवगण और राक्षस गण भी अशुभ होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो इस तरह से गुण और दोष का विचार करके मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, ग्रह मैत्री च राशि च विद्यते नियतम यदि न गण भावम जनितम दूसरा स्याद विरोधतम। यदि गण में भी मित्रता नहीं आ रहा किसी तरह से तो राशि मैत्री है या नवमांस के स्वामी में मित्रता है तो वह दोष नहीं लगता है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए। 7वां नंबर भकुट का होता है, राशि का। लड़का की राशि से लड़की की राशि, लड़की की राशि से लड़का की राशि का गणना करते हैं। यदि द्विर्द्वादश ऐसे मेष वृष, वृष से मेष राशि द्वादश राशि होगा और मेष से वृक्ष द्वितीय राशि होगा। द्विर्द्वादश नवम पंचम मेष राशि से 5वीं राशि सिंह राशि होगी और सिंह राशि से 9वीं राशि मेष राशि होगी। इस तरह से नवम पंचम का विचार। षष्टक विचार, मेष राशि और कन्या राशि। मेष से कन्या राशि 6वीं राशि है और कन्या से मेष राशि 8वीं राशि है, इसलिए षष्टक विचार है। ये 3 प्रकार के त्याज्य है, परंतु यदि ये राशि को स्वामी में मित्रता हो तो गण दोष नहीं होता है। इस तरह से यह भकुट का भी दोष समाप्त हो जाता है। तो यह 7 विचार आया। न वर्ग वर्णो न गणो न जोनि द्विर्द्वादशे चैव षष्टके वा तारा विरुद्धे नौ पंचमे वा मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाह।
यदि ग्रह मैत्री है, राशि की मैत्री अथवा नवमांश की मैत्री, यदि मित्रता है तो ये सातों दोष कोई नहीं लगता है, इसमें विवाह करने में कोई दोष नहीं है। 8वां नाड़ी का नंबर आता है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। यह नक्षत्र के अनुसार विचार किया जाता है। यह क्रमशः अश्विनी आदि नाड़ी होती है, भरणी मध्य नाड़ी, कृतिका अंत्य नाड़ी, फिर रोहिणी अंत्य नाड़ी और मृगशिरा मध्य नाड़ी, आद्रा आदि नाड़ी। इस प्रकार से नाड़ी का क्रम सर्प के आकार का बना करके एक मुख पर, दूसरा मध्य भाग में, तीसरा तीसरे भाग में, फिर वहाँ पर 2 नक्षत्र बनते हैं। इस तरह से यह नाड़ी का विचार करते हैं। आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि, इस प्रकार से ये विचार करते हैं नाड़ी का विचार। तो नाड़ी विचार में बहुत सारे परिहार होते हैं। यदि एक ही नाड़ी है तो उसमें विवाह कैसे करें, यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या में बहुत से विवाह नहीं हो पाते हैं, पक्का हुआ विवाह भी कट जाता है। तो इस पर विचार कैसे करेंगे? तो कहते हैं राशि के चेत भिन्न ऋक्षम, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु राशि एक ही हो। द्वयोस्या नक्षत्र के राशि युग्मम, नक्षत्र एक हो, राशि भिन्न भिन्न हो, तो उसमें नाड़ी का दोष, गण का दोष नहीं लगता है। नक्षत्र के पाद भेदे शुभम स्यात्, नक्षत्र एक हो लेकिन उसमें चरण भेद हो, दोनों का चरण अलग अलग हो, तो विवाह शुभ होता है। ऐसा कहते हैं कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषों न विद्यते। वह कब होता है? जब नक्षत्र एक हो लेकिन चरण अलग अलग हो। जैसे अश्विन नक्षत्र में ही किसी का जन्म है, किसी का नाम चुलबुल है और किसी का नाम चेतन है। तो एक का प्रथम चरण हुआ, एक का द्वितीय चरण हुआ। नक्षत्र एक है, राशि भी एक ही है। तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, ऐसा विद्वानों का मत है। यदि नक्षत्र एक हो और राशि भिन्न हो, कृतिका नक्षत्र है, प्रथम चरण में मेष राशि होता है, द्वितीय आदि में वृष राशि होता है। जैसे किसी का नाम आनंद है और ये हुए कृतिका, आनंद मेष राशि हुआ। ईश्वर दयाल द्वितीय चरण में है, उसे वृष राशि हुआ, इसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। यह विचार करना चाहिए कि उसमें नाड़ी दोष का परिहार मिल रहा है कि नहीं। एक नक्षत्र हो, पाद भेद हो, तो विवाह किया जा सकता है। इसके बाद कुछ नक्षत्र ऐसे विहित बताए गए हैं, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लड़का और लड़की को नाड़ी दोष नहीं लगता है। रोहिणी आद्या मृगेंद्राग्नि पुख्य श्रवण पौषभम आयुर्बुधन्य में तेषाम नाड़ी दोषों न विद्यते। यह भी जानने योग्य है। रोहिणी आद्या मृगेंद्रादि पुष्य श्रवण पौषभम आयुर्बुधन्य में तेषाम नाड़ी दोषों न विद्यते। अर्थात रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, रेवती और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर कन्या को
नाड़ी दोष नहीं होता है। इस सभी परिहार वाक्यों से मिला करके विवाह करना उचित होता है। गण, जोनि, षडाष्टक, द्वादश, नाड़ी और 8 कूटों का परिहार हो जाने पर परिहार वाक्य से विवाह कर लेना चाहिए। और इसमें भूल कर भी किसी प्रकार का अहित न हो, इसके लिए अपने सामर्थ्यानुसार ग्रहजन्य को जप, पाठ और दान आदि करा देने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। बृहस्पति संहिता में लिखा हुआ है कि नाड़ी दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय का जप, सुवर्ण दान और ब्राह्मण भोजन आदि करा देने से नाड़ी दोष का दोष नहीं लगता है। षडाष्ट के गोमिथुनम प्रदेयम काश्यम स्वरूपम नवपंचमेव नाल्या सुवर्णा नवधोषधेनु द्वादशे ब्राह्मण तर्पणम च। इस प्रमाण वाक्य से नाड़ी का भी दोष समाप्त हो जाता है। ये सभी परिहार को देखते हुए मेलापक का विचार करना चाहिए। सामान्य ढंग से यदि केवल पंचांग में देख करके लड़का लड़की का गुण कम है, विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें नाड़ी दोष है, इसमें वर्ण का दोष है, तो आज के परिवेश में ऐसा करने लायक नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर प्रकार के दोष का परिहार बताया गया है और उस परिहार को उचित एवं योग्य ज्योतिर्विद से करा करके ही विवाह करना चाहिए। यदि बिल्कुल ही कहीं से कोई परिहार वाक्य नहीं मिल रहा है तब विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसमें 8 चीज है, 8 का विचार शायद ही किसी को मिले, और यदि 8 मिल जाता है तो 36 गुण प्राप्त हो जाता है। उस लड़का और लड़की में जीवन भर 36 का आंकड़ा बना रहता है और वह दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होता है। इसलिए कुछ 19-20 होना भी आवश्यक है। इसका विचार करते हुए इस मेलापक का विचार करना चाहिए। तो ये रहा मेलापक संबंधी विचार। इसमें यदि किसी को कोई शंका हो, उस समाधान हेतु पुनः हमसे अपना शंका, अपना प्रश्न करके और सही उत्तर लेने का प्रयास करें। उन्हें मैं यथोचित सम्मान सहित बताने का प्रयास करूंगा कि उनका शंका समाधान हो जाए और किसी को किसी प्रकार का कोई मेलापक संबंधी समस्या हो वह हमसे मिल करके इस समस्या का समाधान कर सकता है। मैं उसे बताने के लिए सदा अहर्निश तत्पर रहता हूँ कि समाज में अच्छा संदेश जाए और समाज के लोग भ्रमित होकर के इधर उधर भटके नहीं। मैं सबके लिए हमेशा उद्यत रहता हूँ यह चीज़ बताने के लिए। तो हम समझते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे बताए हुए मार्ग से लाभ उठाने का प्रयास करें और हमेशा मैं आपके उत्साह को वर्धन करने के लिए नई नई चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ों को बताता रहूँगा और आप इसे सीखें, इसे बताएं, इसे समाज में प्रचलित करें।
जिससे समाज का शंका समाधान हो, भ्रांतियाँ दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।